राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गुजरात में गंभीर पुल के ढह जाने के बाद वाहनों के महिसागर नदी में गिर जाने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की हालिया नीतिगत घोषणाओं की तीखी आलोचना की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर झूठे वादों और प्रतीकात्मक उपायों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर एक नई राजनीति पर बहस छेड़ दी है कि वे शासन और प्रशासन के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव के पास भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को रांची में महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि राज्य भर के सरकारी सहायता प्राप्त और आंशिक रूप से सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों द्वारा यहां किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उनकी मांगों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। भदोही जिले के अधिकारियों ने एक बड़ा वस्तु और सेवा कर घोटाला पकड़ा है, जिसमें नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 17 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी की गई है। पंजाब पुलिस ने भटिंडा में 6 तस्करों के पास से 40 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मादक तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि दलाई लामा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वह तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश करने के वास्ते केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहा है कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया IT 2 भाइयों ने TID न्यूज चीफ को? TID न्यूज चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि डेयरी क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं, खासकर पशुओं के आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन और गोबर से आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रयोग सफल रहे हैं। शाह ने कहा कि इन सफल प्रयोगों को पूरे देश की सहकारी समितियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष योजना बना रही है। मेरा आप सभी से 2 ही निवेदन है। त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। इस सहकारिता यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन काका के नाम पर इसलिए रखा था कि आज देश भर में मैं जाता हूं, हर जगह पे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, छोटी छोटी गरीब परिवार की महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े हैं। कई जगह पे गुजरात जैसे राज्य में जहां कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश हो गई, वहां 1-1 करोड़ रुपया की कमाई होती। ये मूल विचार जो था वो त्रिभुवन भाई पटेल का था और वो व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने नाम के लिए कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, जब मैं पार्लियामेंट में उनका नाम बोला
तो देश भर में ये सवाल था कि ये कौन है। एक महीने में सभी लोग सोचते हैं कि ये बुरी बात है, मगर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने लिए उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं करी, केवल और केवल काम करते थे। और इसीलिए कांग्रेस के विरोध के बावजूद हमने यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे किया है, क्योंकि उसका अधिकार है अब ये यश लेने का। डेयरी के क्षेत्र में ढेर सारा परिवर्तन हम ला रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बहनें डेयरी की कोऑपरेटिव चलाने वाली हैं। अब हम आने वाले दिनों में गोबर का प्रबंधन, उनके खान पान का प्रबंधन, पशु की हेल्थ का प्रबंधन और गोबर के उपयोग से आपकी कोऑपरेटिव की कमाई बढ़े, इसके दिशा में अब छोटे छोटे देश भर में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमें सारे प्रयोगों को संकलित कर कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही है। मेरी 2-3 बैठकें इसके ऊपर हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल में हर कोऑपरेटिव, जो दूध कोऑपरेटिव है, उसका गोबर, जैसे बहन जी ने कहा कि ऑर्गेनिक खातर बनाने के लिए उपयोग होगा, गैस बनाने के लिए उपयोग होगा और कई प्रकार के उपयोग उसमें से होंगे। और आने वाले दिनों में गांव में 500 परिवार मानो दूध उत्पादन का काम करते हैं। इसमें से 400 कोऑपरेटिव में होंगे, 200 प्राइवेट दूध वाले को दूध बेचते होंगे। उनके पशु के गोबर का काम भी हम कोऑपरेटिव को दे देंगे, उनके टीकाकरण का काम भी करेंगे, पशु आहार देने का काम भी करेंगे। तो सभी लोगों ने अपनी जिला डेयरी के साथ संपर्क बनाए रखें। 6 माह में सारी योजनाएं कॉन्क्रीट स्वरूप लेकर आपकी कोऑपरेटिव तक पहुंच जाएगी। परंतु मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध किया है। और उसी के पैटर्न पर जैसे आनंद से बहन जी आई, उन्होंने क्या, इनके गांव में लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन रुके थे, त्रिभुवन काका उनके साथ में रुके थे और शास्त्री जी को उन्होंने कन्विंस किया कि ये सिर्फ गुजरात में क्यों, इसके आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से आज 19 राज्यों में इस प्रकार की कोऑपरेटिव दूध की गतिविधि चालू हुई। तो यहां से आनंद के तहसील से जो काम शुरू हुआ वो आज 19 राज्यों में पहुंच चुका है। दूसरा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और विशेषकर कोऑपरेटिव सेक्टर ने उसको सोचना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अयोध्या धाम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने धरती माता और जन्मदात्री माता के प्रति कृतज्ञता जताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज से 8 साल पहले वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई थी। उन्होंने इस अभियान में भागीदारी के लिए नागरिकों का आभार जताया और पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के आज के इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की इस पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में मैं आप सभी यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों और शासकीय कार्मिकों का मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहां पर उपस्थित होने के लिए
हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। ऐसा नहीं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा न की जा सकती हो। आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वह क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, वन विभाग ने पर्याप्त मात्रा में पौध रखी है, आप भी एक पौध लेकर के अपने घर में जरूर लगाएं। धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिला टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकासपुरी क्षेत्र में 2 झपटमारों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम कमल और घनश्याम हैं, जिनमें से घनश्याम पूर्व में 2 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक झपटा हुआ मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था। 7 जुलाई 2025 को तड़के करीब 5:45 पर हेड कांस्टेबल रविकांत, हेड कांस्टेबल सुशील दान और कांस्टेबल रोहताश की टीम अंसल प्लाजा पीवीआर विकासपुरी के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति जो दूध लेने निकला था को 3 युवकों ने स्कूटी पर सवार होकर निशाना बनाया और उसका मोबाइल फोन झपट कर भागने की कोशिश की। संयोग से उस समय उसी क्षेत्र में पीसीआर वैन, जिसमें हेड कांस्टेबल बाबूराम और कांस्टेबल अनिकेत कुमार तैनात थे, भी गश्त कर रही थी।
पीसीआर स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों कमल और घनश्याम को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि तीसरा आरोपी फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपियों की तलाशी के दौरान कमल के पास से झपटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जिस स्कूटी का उपयोग अपराध में किया गया था वह भी विकासपुरी थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। पुलिस अब तीसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और उसके जल्द पकड़े जाने की उम्मीद है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहा है कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी दो भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पटना में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी भीड़ और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा के तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अचानक 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए, जिनका फायदा केवल बीजेपी को मिला। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी
जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, यह सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, यह आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। CAQM ने पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को 1 नवंबर तक टाल दिया है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले को बीजेपी की साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि यह फैसला जनता नहीं, वाहन डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि पहले 31 मार्च से फ्यूल बैन की घोषणा की गई, फिर तारीख 30 जून और अब 1 नवंबर कर दी गई है। भारद्वाज ने दावा किया कि CAQM के पत्र ने बीजेपी की सच्चाई उजागर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार दिल्ली वालों से झूठ बोल रही है। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंसमेंट करके कहा, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने, कि हम 31 मार्च से पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल देना बंद कर देंगे। ये बाइट सबके पास है। हम लोगों ने प्रेस वार्ता की तो झूठ बोल दिया गया कि नहीं साहब, ये तो जो है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NGT के ऑर्डर थे, CAQM के ऑर्डर थे। CAQM की चिट्ठी 23 अप्रैल की है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है 1 मार्च को अनाउंसमेंट कर चुके। अब जो लीपापोती कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसमें फिर फंस गए। CAQM को चिट्ठी लिखी, उसमें एक बात कही और दिल्ली वालों को जो बात कही वो दूसरी बात कही। CAQM को क्या चिट्ठी लिखी गई उसको सुनिए। CAQM को कहा गया कि साहब, हम आपके फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। ये बात दिल्ली सरकार के मंत्री ने CAQM को चिट्ठी में लिखा कि आप जो कदम उठाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे कदम है, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, मगर क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हमारे कैमरास की कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और क्योंकि अड़ोस पड़ोस के अंदर जो शहर हैं जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद,
फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, इनमें क्योंकि नहीं हो रहा है, इसलिए सब में एक साथ किया जाए। और CAQM ने कल रात को चिट्ठी का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 नवंबर से जैसा दिल्ली सरकार ने CAQM को कहा वैसा CAQM ने मान लिया। और उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 नवंबर से तुम्हारे साथ 5 और शहरों की गाड़ी जब्त करी जाएगी। अब तक तो 62 लाख गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की बात हो रही थी कि भाई 62 लाख गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी। अब गुड़गांव वाले, नोएडा वाले, ग्रेटर नोएडा वाले, गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले, सोनीपत तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। और इन्होंने एक और ऐसा काम किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खाएंगे। भाई आप जो ये बयानबाजी मीडिया में करते हो, वो कोई ना आपका औपचारिक स्टैंड है। आपका ऑफिशियल स्टैंड तो वो है जो आपने CAQM को लिखा, उसी पे जाओगे ना सुप्रीम कोर्ट में आप। मुख्यमंत्री जी से सवाल है, CAQM में आप कुछ लिखोगे, जनता को आप कुछ बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप तीसरी बात बताओगे, ऐसे कोई ना चलता। ये सीधा सीधा कार मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साठगांठ है। अब ये खबर क्यों दी गई और क्यों इसके ऊपर इतनी बयानबाजी की जा रही है? ताकि जो बेचारा दिल्ली का आदमी है, नोएडा का आदमी है, गाजियाबाद का आदमी है, उसको अभी से डर लग जाए कि अच्छा नवंबर के बाद तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। 2 करोड़ परिवारों के सर पे आपने तलवार लटका दी, सब पे प्रेशर बना दिया आपने कि भाई अब गाड़ी खरीदो, नई गाड़ी खरीदो, क्योंकि 1 नवंबर के बाद तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। अभी तक तो ये था कि दिल्ली में नहीं तो चलो नोएडा से भरवा लेंगे पेट्रोल, नोएडा नहीं से तो गाजियाबाद से भरवा लेंगे, कोई फरीदाबाद से भरवा लेता, कोई गुड़गांव से भरवा लेता। अब तो आपने सबको लेके डूब गए। अब तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा किसी को। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक तरीका है, अब दिल्ली और 5 अलग अलग शहरों के लोगों के लिए आपको अध्यादेश लाने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। गुसाईसर बड़ा बीकानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम ने गरीबी की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से गाँव, गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा केस गुसाईसर बड़ा, मेरे से कहा गुसाईसर 2 है साहब, एक बड़ा एक छोटा, तो गुसाईसर बड़ा के इस कार्यक्रम में मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारे राजस्थान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जो कार्यक्रम हमारे लगातार चलने वाले हैं, मित्रों, इनका उद्देश्य एक ही है, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का जब तक भला नहीं होगा, जब तक मेरा राजस्थान, हमारा देश उत्कृष्ट नहीं होगा। आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई गरीबी की परिभाषा बदलने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पिछड़ा, हम उनके पास जा रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और किसान और हमारा मजदूर जिसको दिनचर्या की आवश्यकता होती है, क्या क्या काम होते हैं, उन कामों को लेकर के हमने ये शिविर चलाए हैं। चाहे हमारे वो नामांतरण के काम हो, चाहे हमारे हिस्सा बंटवारे के काम हो, चाहे रास्तों के काम हो, इन सभी कामों को लेकर के हमारी सरकार ने लगातार काम कर रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम